हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको अध्याय 3 नई चेतना। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आर्यन को होश नहीं आया था। इस बीच वह रह रह कर सिर दर्द से तड़पता रहा, मानो नींद में किसी भयानक दुष्स्वप्न से जूझ रहा हो। इस बच्चे को आखिर हुआ क्या है? क्या इसे कोई अंदरूनी बीमारी है? विक्रम ने खुद से सवाल किया। वह उलझन में था क्योंकि जिस वैद्य को उसने बुलाया था, उसने कहा कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। यह बात अपने आप में अजीब थी क्योंकि यह बच्चा जन्म से ही कोमा अचित व्यवस्था में था। क्या ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है या मदद कर रहा है? विक्रम ने बुदबुदाते हुए सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, जो भी हो, मुझे इसकी सूचना ऊपर देनी ही होगी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। कमरे में सन्नाटा छाते ही उस नन्हे बच्चे ने धीरे अपनी आँख खोली। मैं कहाँ हूँ? यह कैसी जगह है? और सबसे बड़ी बात, मैं मरा क्यों नहीं? आर्यन के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरी आत्मा के पास यह काली चीज क्या है? अचानक उसे झटका लगा। क्या मैं अपनी आत्मा को महसूस कर पा रहा हूँ? आर्यन हैरान भी था और डरा हुआ भी। अपनी भौहों के बीच एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने सुना था कि आत्मा यहीं निवास करती है, इसलिए उसने मान लिया कि वह अपनी आत्मा को ही देख रहा है। इस एहसास से उसके नन्हे दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्यन ने अपने होंठ खींचे और मन खुद से कहा, शांत हो जाओ आर्यन। अगर दिमाग ठंडा रखोगे तभी इस उलझन से सुलझा पाओगे। उसने गहरी सांस ली और खुद को स्थिर किया। जब उसका मन शांत हुआ तो उसने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। वो काली किताब, मृत्यु ग्रंथ जो उस सुरंग में तबाह हो गई थी, मैंने खुद से बिखरती देखा था। तो फिर यस मेरी आत्मा के पास यह किताब जैसी दिखने वाली काली छाया क्या है? क्या यह वही मृत्यु ग्रंथ है? इसकी शक्ल तो वैसी ही है। आर्यन सोच में डूब गया। अगर यह किताब मेरे पीछे इस दुनिया में आई है तो इसे मुझे फौरन मार देना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब मेरा अंदाजा सही था। यह किताब उस दुनिया के नियमों में बंध गई है या शायद बदल गई है। यह सोचकर आर्यन के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी किस्मत पर दांव लगाया था कि या तो यह किताब खत्म हो जाएगी या फिर रीसेट हो जाएगी। उसे याद आया कि पृथ्वी पर भी यह किताब हर किसी पर काम नहीं करती थी। इसका मतलब यह किसी खास नियमों से बनी थी। शायद इस दुनिया को किसी बाहरी चीज का पता लगाने में वक्त लगता है, इसलिए इसने मेरी शर्त तो पूरी कर दी, मुझे नया शरीर मिल जाए। लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद भी यह मुझे मार नहीं पाई। इसका मतलब है कि अब यह किताब या तो इस दुनिया के हिसाब से काम करेगी या फिर मेरी गुलाम बनकर रहेगी, क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। तमाम आशंकाओं के बावजूद आर्यन को राहत महसूस हुई। वह बिस्तर से उठा, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर रखे वह धड़ाम से गिर पड़ा। धत, इतना कमजोर शरीर! उसने मन ही मन विलाप किया। फिर उसे याद आया कि उसने खुद ही एक कमजोर शरीर की मांग की थी ताकि उसकी आत्मा आसानी से उस पर कब्जा कर सके। वह रेंगते हुए कमरे के कोने में रखे एक शीशे पर पहुंचा। शीशे में उसे एक 3 साल का बच्चा दिखा, लगभग 3 फीट लंबा, गोरा रंग, नीली आंखें और बिखरे हुए सुनहरे बाल। बच्चा बहुत दुबला था, जैसे उसकी ठीक से देखभाल ना हुई हो। वह किसी अनाथ जैसा दिख रहा था, लेकिन साफ सुथरा था। एक छोटा अनाथ बच्चा? शायद यह मेरे लिए अच्छा है, मैं आसानी से घुल मिल जाऊंगा। पर आर्यन का मन थोड़ा भारी हुआ। अनजाने में ही सही, पर मैंने इस बच्चे की जान ली है। मुझे माफ करना नन्हे दोस्त,
पर अब मैं तुम्हारा जीवन और तुम्हारी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उसे हंसी भी आई कि इस नई दुनिया में उसका पहला शिकार एक मासूम बच्चा बना। उधर विक्रम कमरे से निकलकर अपने सेनापति के पास पहुंचा। अंदर आ जाओ, भीतर से भारी आवाज आई। विक्रम अंदर गया। लकड़ी के फर्श पर उसके जूतों की आवाज गूंज उठी। कहो विक्रम, क्या बात है? सेनापति ने पूछा। सेनापति जी, अब वक्त आ गया है कि मैं इस दल को छोड़ दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेनापति ने ठंडी सांस ली। 2 साल का वक्त कितनी जल्दी बीत गया। पुरानी यादें ताजा हो गई। विक्रम ने सिर झुकाया। इन 2 सालों में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मेरे साम्राज्य के लोग जब मुझे लेने आएंगे तो आपको उचित इनाम मिल जाएगा। सेनापति हंस पड़ा। इनाम? विक्रम, तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर योद्धा हो। तुम्हारी रक्षा में क्या करता? वैसे क्या वह बच्चा ठीक है? विक्रम थोड़ा चौंक गया। क्या आपको पहले ही पता चल गया था? 2 साल से तुम्हारे साथ हूँ। अगर इतना भी ना समझ पाऊँ तो मेरा सेनापति होना बेकार है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ आपने आज बताया। अगर 1 महीने पहले यह कहा होता तो मुझे शायद आपको मारना पड़ता। क्या यह ऊपर से आदेश था? सेनापति ने व्यंग्य से पूछा। हाँ, विक्रम ने सादगी से जवाब दिया। लोरेट शाही परिवार वाकई खतरनाक है, सेनापति ने कहा। सुना है उन्होंने विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल दिया है। यह खबर मुझे 2 दिन पहले मिली। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई। शुक्र है, इसका मतलब अब हम दोनों सुरक्षित हैं। जब विक्रम वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसका दिल बैठने लगा। बिस्तर खाली था। बच्चा कहाँ गया? उसने घबराकर तलवार खींच ली और अंदर भागा। आर्यन, जो कोने में शीशे के पास बैठा था, उसने सिर घुमाकर देखा। विक्रम नोलन, यही नाम है ना इसका? आर्यन ने ध्यान दिया कि उसे अभी भी दोनों के नाम और उसकी उम्र एक धंगे के रूप में दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब यमराज की आंखें अभी भी मेरे पास हैं और यह काली किताब भी। विक्रम को जब बच्चा सुरक्षित दिखा तो उसकी जान में जान आई। आर्यन ने फौरन एक मासूम चेहरा बनाया और तोतली आवाज में कुछ बड़बड़ाने का नाटक किया। यह मेरा ख्याल रखने वाला आदमी है और एक 3 साल के बच्चे का अजीब बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया और बेटा, अब तुम्हारी घर लौटने का समय आ गया है। वहाँ तुम अपनी राजभाषा सीखोगे। विक्रम ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की पर आर्यन को एक शब्द समझ में नहीं आ रहा था। भाई, कम से कम ऐसी भाषा में तो बोलो जो मुझे समझ आए, आर्यन ने चिढ़कर सोचा। विक्रम ने उसे 10 मिनट तक उपदेश देता रहा, यह सोचकर कि बच्चा उसे समझ रहा है। उधर आर्यन का चेहरा खींच के मारे काला पड़ा जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि नई दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती भाषा है। धन्यवाद।